नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी न केवल एक योग्य सेनापति था और उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि वह एक सुधारक भी था और प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्र में उसने कई महत्वपूर्ण सुधार किए और इनमें से कई सुधार करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। प्रशासनिक क्षेत्र में उसने राजत्व के सिद्धांत का अनुमोदन किया। इससे पूर्व सल्तनत काल में बलबन एक ऐसा सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। अलाउद्दीन खिलजी तथाकथित गुलाम वंश के शासनकाल में यह देख चुका था कि यदि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बनाया जाना है तो इसके लिए आवश्यक है कि सुल्तान के पद को अन्य पदों से श्रेष्ठ रखा जाए। राजत्व का यह सिद्धांत प्राचीन काल के भारत के दैवीय अधिकार पर आधारित था, जिसे डिवाइन राइट भी कहा जाता है। इसके अनुसार सुल्तान या शासक पृथ्वी पर ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि है और इसीलिए प्रजा का कोई भी व्यक्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसी सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा गया कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता है, क्योंकि राजा का या तो सेवक होता है या फिर उसकी प्रजा होती है। सल्तनत काल में दो वर्गों का सुल्तान पर अधिक प्रभाव था। अमीर वर्ग, यहाँ अमीर से मतलब है सुल्तान के अधीन महत्वपूर्ण उच्च पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे, और दूसरा वर्ग जिसका अत्यधिक प्रभाव था वह था उलेमा वर्ग। उलेमा इस्लाम धर्म के जो गुरु थे उन्हें कहा जाता था, और इन दोनों वर्गों का सल्तनत काल में सुल्तान पर अत्यधिक प्रभाव रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों की शक्ति को प्रभावहीन करने के लिए उन्हें आज्ञाकारी सेवक बनाए रखा। वह स्वयं अपने अमीरों को नियुक्त किया करता था और उन्हें किसी भी समय उनके पद से हटा सकता था। उनकी पदोन्नति करना या किसी भी पद से उन्हें नीचे वाले पद पर स्थानांतरित करना, यह सभी उसी के अधिकार क्षेत्र में थे, और इसीलिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने अमीरों की शक्ति को कमज़ोर करने का प्रयास किया ताकि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया जा सके। उलेमा पूरे सल्तनत काल में सुल्तान की शक्ति को प्रभावित कर रहे थे, और अलाउद्दीन चाहता था कि राजनीति पर धर्म को हावी नहीं होने दिया जाए, और इसीलिए प्रशासनिक मामलों में वह उलेमाओं के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया करता था। राजत्व सिद्धांत की नीति के बारे में कहते हुए उसने बताया था कि वह यह नहीं जानता कि इस्लामी कानून के अनुसार जब अंतिम न्याय होगा तो उसका क्या हश्र होगा, और वह जो भी कार्य कर रहा है उसका एक ही उद्देश्य है, और वह है राज्य की भलाई, और उसके लिए सभी आज्ञाएं वह दिया करता है। इस प्रकार अपनी नीति को स्पष्ट रूप से उसने वर्णित किया और उलेमाओं के प्रभाव को कमज़ोर करने का प्रयास किया।
राजत्व के सिद्धांत को पुनर्स्थापित करने के लिए अलाउद्दीन ने अमीरों की शक्ति का दमन किया और इसके अलावा उसने इस बात के लिए प्रयास किया कि यह पता लगाया जा सके कि विभिन्न कालों में विद्रोह जो हो रहे थे वो किस कारण से हो रहे थे, क्योंकि अलाउद्दीन स्वयं जब सुल्तान बना उस समय भी जब वह युद्ध के अभियानों पर था तो उसके विरुद्ध दिल्ली में विद्रोह हुए। इसीलिए अलाउद्दीन ने यह जानने का प्रयास किया कि विभिन्न विद्रोहों का क्या कारण है और उसे यह ज्ञात हुआ कि कुछ विशिष्ट कारणों से यह विद्रोह हो रहे हैं। उसने इन कारणों का आकलन किया और विभिन्न विद्रोहों के लिए 4 कारणों को उत्तरदायी मानते हुए उसने 4 अध्यादेश जारी किए ताकि अमीरों की शक्ति को कमज़ोर किया जा सके, जिससे साम्राज्य में कोई विद्रोह न हो। उसे यह ज्ञात हुआ कि विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि कई विशिष्ट लोगों के पास अत्यधिक मात्रा में धन है जो पहले से संग्रहित किया गया है, और उसका यह कारण था कि उन्हें काफ़ी अधिक भूमि अनुदान में दी गई थी और इसीलिए एक ऐसे व्यक्तियों का समूह उत्पन्न हो गया था जो बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के बहुत अधिक आमदनी प्राप्त कर रहे थे। और स्वाभाविक है कि उनके पास व्यर्थ समय बहुत अधिक था और ऐसा माना गया कि इस व्यर्थ समय में ही अधिकतर षड्यंत्र सुल्तान के विरुद्ध किए जाते हैं। यह कारण जानने के बाद सुल्तान ने यह अध्यादेश जारी किया कि अनुदान में या इनाम के रूप में जो भी भूमि विशिष्ट लोगों को दी गई है वह उनसे पुनः प्राप्त कर ली जाए। विद्रोह का दूसरा कारण था गुप्तचर विभाग की अयोग्यता, क्योंकि विभिन्न षड्यंत्रों की जानकारी सुल्तान को बहुत देर से मिलती थी या नहीं मिलती थी, और इसीलिए इसे व्यवस्थित करने के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया कि गुप्तचर व्यवस्था को पुनर्संगठित किया जाए। और उसने विभिन्न अमीरों, अधिकारियों, कार्यालयों में गुप्तचर नियुक्त किए और ये गुप्तचर सीधे सुल्तान को रिपोर्ट किया करते थे ताकि किसी भी प्रकार से कोई मध्यस्थ विभिन्न ज़रूरी सूचनाओं को अपने तक सीमित न रख सके और साम्राज्य में होने वाली सभी गतिविधियों से सुल्तान अवगत रहे, और इस प्रकार विद्रोहों को रोकने का प्रयास किया गया। विद्रोहों का एक अन्य कारण यह था कि विभिन्न अमीर अलग अलग अवसरों पर विभिन्न आयोजनों में इकट्ठे होते थे जहां मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता था और उसके पश्चात विभिन्न षड्यंत्र या विद्रोह की योजनाएं तैयार की जाती थी। इसीलिए ऐसे अवसरों पर या ऐसे अवसरों को रोकने के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर मादक द्रव्यों का उपयोग निषिद्ध हो। स्वयं सुल्तान ने मदिरापान को त्याग दिया और सार्वजनिक स्थानों पर मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगा दी गई। विभिन्न अमीर आपस में संबंधी थे और स्वाभाविक है कि किसी एक अमीर के सुल्तान के विद्रोही होने के कारण उसे बाकी अपने संबंधियों का, अन्य अमीरों का समर्थन आसानी से प्राप्त हो जाता था, और ऐसी स्थिति में एक बड़ी शक्ति सुल्तान के विरुद्ध हो जाया करती थी। इन संबंधों को रोकने के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया कि सुल्तान की पूर्व स्वीकृति के बिना
अमीर आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे और अन्य समारोहों के लिए भी उन्हें सुल्तान की आज्ञा लेनी पड़ेगी। इस प्रकार अमीरों के विवाह संबंधों को रोकने का प्रयास किया गया। इन अध्यादेशों के जारी करने से विद्रोहों में कमी आई और प्रशासन में भी सुधार देखने को मिला। सुल्तान ने अपनी सैनिक व्यवस्था में भी विभिन्न सुधार किए, जिन्हें और अन्य कुछ सुधारों को अगले वीडियो में देखा जाएगा।